नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। इसमें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है और उस पर आधारित हम प्रश्न भी हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार दिया गया है। यदि आप अपनी कार को 4 घंटे तक खड़ा रखते हैं तो 60 रुपये लगते हैं, 8 घंटों तक खड़ा रखते हैं तो 100 रुपये लगते हैं, 12 घंटों तक रखते हैं तो 140 रुपये लग रहे हैं, 24 घंटों तक खड़ा रख रहे हैं तो 180 रुपये लग रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है क्या। आपको क्या बताना है कि जो ये कार पार्किंग का शुल्क है ये समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा समानुपात, प्रत्यक्ष अनुपात ही क्या है, सीधा अनुपात है। तो आपको बताना है कि ये अनुक्रमानुपाती है क्या एक दूसरे के। तो हमने क्या देख रखा है कि x और y अनुक्रमानुपाती कब कहलाते हैं, x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ? देखिए 4, 8, 12 बढ़ रहा है, नीचे जाने पर ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये शुल्क क्या हो रहा है, 60, 100, 140, 180 ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से लग रहा है कि सीधा समानुपात में है। अब हमने एक और कंडीशन देखी थी, क्या होना चाहिए, x बटा y बराबर होना चाहिए, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 भी होना चाहिए। इसका मतलब 4 बटा 60, 8 बटा 100 ये सब भी बराबर आने चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। तो करते हैं हल। माना कि कार पार्किंग ये है, माना कि लिए गए घंटे या लिए गए समय भी लिख सकते हैं बराबर x है और दिया गया या लिया गया शुल्क आपने मान लिया है y। कितने घंटे कार खड़ी करी है उसको मान लिया x और कितना शुल्क लिया जा रहा है उसको मान लिया y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी, ये तो हो गया x और ये हो गया y। 4 घंटे 60 रुपये, 8 घंटे 100 रुपये, 12 घंटे 140 रुपये, 24 घंटे 180 रुपये। ये टेबल बनाना समझ में आया। ये सब तो है रुपीज़ में, शुल्क है इसलिए, और ऊपर क्या है, घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे। अब यहाँ हम देखते हैं क्या देखना है आपको, x1 बटा y1 बराबर कितना है, 4 बटा 60 आ रहा है। हल करते हैं इसको, 4 से कट रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, ये हो गया 20, 4 पंजे 20, तो ये आ रहा है 1 बटा 15। क्लियर। x2 बटा y2 देखो, यहाँ हमने निकाल रहे हैं x1 बटा y1, अब निकाल रहे हैं x2 बटा y2। x2 है 8 और y2 है 100। काटते हैं, 2 से कट रहा है, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 50, और कट रहा है, ये आ गया 2 और ये आ गया 25। अब नहीं कट रहा तो क्या मिला हमको, 2 बटा 25। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये x1 बटा y1 तो 1 बटा 15 और x2 बटा y2 2 बटा 25 है, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब x और y सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर हुआ। अब आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप बोल सकते हैं कि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, चूँकि x1 बटा y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 बटा y2, अतः x व y प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या करना है। आपने लिए गए घंटे तो x मान लिए और दिया गया शुल्क मान लिया है y। तो x y के लिए जो दिया गया उससे टेबल बनाई। अब आपने x1 बटा y1 निकाला तो आया 1 बटा 15, x2 बटा y2 निकाला तो आना चाहिए था 1 बटा 15। क्यों? क्योंकि x1 बटा y1 बराबर होना चाहिए x2 बटा
y2 के। ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा, इसका मतलब x और y प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्लियर हुआ प्रश्न पहला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है देखिए। एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अभी देखिए लाल रंग के पदार्थ का भाग दिया है एक, तब मूल मिश्रण के कितने भाग हैं? 8। अब आपको कोई एक रूम में पेंट हो रहा है, वो पेंट किस तरीके से तैयार हो रहा है कि उसके अंदर 8 भाग तो है मूल मिश्रण का, उसके अंदर लाल रंग लाने के लिए कितना भाग डाला जा रहा है? लाल रंग के पदार्थ का एक भाग, तो 8 भाग मूल पदार्थ, तो एक भाग लाल रंग का। तो आपको पूछा है कि 4 भाग लाल रंग के डालने पर मूल भाग का कितना भाग होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए हल। यहाँ से हमको क्या पता चलता है? मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग डाला जा रहा है, ये दिख रहा है। अतः लाल रंग का पदार्थ बटा मूल मिश्रण, इन दोनों में क्या अनुपात रहना चाहिए? हमेशा 1/8 का अनुपात रहना चाहिए। यहाँ पर ये दिया गया ना, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जा रहा है। मिश्रण में ये रेशो हमेशा फॉलो हो रहा है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ आपको ये दिया गया है कि लाल रंग का पदार्थ एक भाग है, तो मूल मिश्रण कितना है? 8 भाग। यही रेशो आपको हमेशा रखना है, तब आपको मूल मिश्रण के यहाँ कितने भाग लेने होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः, ये तो लिख दिया, अतः लाल रंग के पदार्थ अपन मूल मिश्रण 1/8 इनका रेशो आना चाहिए। तो लिख सकते हैं, इसलिए 1/8 ये हो गया x1/y1 बराबर होना चाहिए 4 ये मान लीजिए हमने लिख दिया y2 के। ये रेशो यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, या ये अनुपात यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ से y2 कितना हो जाएगा? ये चला गया ऊपर, तो 4 × 8, ये 1 आ गया नीचे, तो 8 चौक 32। तो यहाँ y2 कितना, मतलब मूल मिश्रण का कितना भाग होना चाहिए? 32 भाग। इसी प्रकार दूसरा देखिए, तथा 1/8 बराबर होना चाहिए 7 ये मान लिया y3 के, 7/y3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y3 कितना आ जाएगा? 7 × 8 मतलब 56 भाग y3। ये y3 कितना है? 56 भाग मूल मिश्रण के होने चाहिए। क्लियर है? तीसरा देखिए, कितना दिखा है? 1/8 किसके बराबर होना चाहिए? 12/y4। ये आ गया 12/y4। तो यहाँ से y4 कितना हो जाएगा? 12 × 8। क्लियर हो रहा है? तो 8 दूनी 16, और 8 एकम 8 और 1 9, 96 भाग। मूल मिश्रण के कितने भाग होने चाहिए? 96 भाग। क्लियर? और लास्ट क्या बचा है? तथा 1/8 बराबर होना चाहिए, कितना दिया है? 20/y5 मान लीजिए इसको, तो 20/y5। तो y5 कितना आ जाएगा? 20 × 8 मतलब 8 दूनी 16, 160 भाग मूल मिश्रण का होना चाहिए। यहाँ हमने ये देखने की, ये हमको यहाँ पता चल रहा है कि जैसे जैसे लाल रंग का भाग बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मूल मिश्रण का भाग भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लाल रंग के पदार्थ को बढ़ा रहे हैं और मूल मिश्रण को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये दिया गया है कि इनका जो रेशियो है या इनका जो अनुपात है वो 1/8 ही रखना है। 1/8 ही कब रहेगा? जब आप लाल रंग का पदार्थ बढ़ा रहे हैं तो मूल मिश्रण को भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? दोनों सीधा अनुपात में है, x और
y, इसलिए हमने क्या कर दिया 1/8 बराबर इसके होगा, फिर 1/8 अनुपात इसमें भी रहना चाहिए। ये सब करते हुए आपने y2, y3, y4 और y5 के मान निकाल लिए। क्लियर हुआ प्रश्न दूसरा, समझ में आ गया? तो चलते हैं प्रश्न तीसरे पे। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ये देखिए अब कैसे इसकी टेबल बनाते हैं। हल, माना कि लाल रंग के पदार्थ का भाग बराबर x, इसको मान लिया x, एवं मूल मिश्रण की मात्रा बराबर y, और ये दी गई है आपको ml में, तो ये हो गया y/ml। क्लियर? तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी। देखिए ये x और ये y, तो x तो आपने लाल रंग के पदार्थ का भाग लिया है जो कि दिया है 1 भाग है, तो मूल मिश्रण का कितना ml है 75 ml, ये दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि 1800 ml मूल मिश्रण का 1800 ml होने पर लाल रंग का कितना भाग चाहिए होगा, उसको हमने लिख दिया x2। अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये तो आपने तब ये प्रश्नानुसार ये टेबल बन गई। यहाँ से हम क्या देखते हैं x व y सीधा अनुपात में है, चूँकि x व y सीधा अनुपात में है या अनुक्रमानुपाती है, अतः x1 बटा y1 बराबर क्या होना चाहिए x2 बटा y2। मान रख देते हैं x1 बराबर 1 और y1 बराबर है 75 बराबर x2, नहीं पता तो ये लिख दिया x2 बटा y2 मतलब 1800। समीकरण बन गई। यहाँ से x2 का मान कितना आ जाएगा, ये अब चला गया ऊपर 1800, ये बटे में है 75, काट के हल करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 छंग 30 और ये 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बचे, ये हो गए 60, 15 चौक 60, तो x2 का मान कितना आ गया 24। यहाँ आया x2 का मान 24, मतलब 1800 ml मूल मिश्रण में कितने भाग लाल रंग का पदार्थ होगा, 24 भाग। क्लियर हुआ? क्योंकि ये पिछले एग्जाम्पल से ही लिया गया है, उसमें हम समझ चुके थे x और y सीधा समानुपात में है, अतः x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 होगा। लाल रंग के पदार्थ का भाग बढ़ेगा तो मूल मिश्रण का भाग भी बढ़ेगा। क्लियर है प्रश्न संख्या 3। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या दिया है देखिए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब पहले हम समझते हैं कि यहाँ कौन सा अनुपात है। अब एक फैक्ट्री है जिसमें बोतलें भरी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक की कोई फैक्ट्री है, तो ये बताया गया है कि 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे तो भरी जाने वाली बोतलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये दोनों समानुपात में दे रखे हैं, सीधा समानुपात में। तो करते हैं हल। माना भरी गई बोतलों की संख्या, भरी गई बोतलों की संख्या मान ली हमने x, और बोतलें भरने में लिया गया समय, बोतलें भरने में लिया समय मान लिया y। ठीक है, ये घंटे में तो ये y घंटे और ये x बोतलें। तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी, प्रश्नानुसार टेबल कैसी बन जाएगी, ये x और ये y। x बोतलों की संख्या मतलब 840 बोतलें, भरने में लगा समय 6 घंटे आ रहा है, ये दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि 5 घंटे, यहाँ लिखा है 5 घंटे, तो बोतलों की संख्या पूछी गई है, उसको हमने मान लिया x2। यहाँ हम क्या देखते हैं, चूँकि x व y अनुक्रमानुपाती है,
अनुक्रमानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 बटा y1 बराबर हो जाएगा x2 बटा y2 के। यहाँ देख लिया, जितना समय ज़्यादा है उतनी भरने वाली बोतलों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सीधा समानुपात में मान रख दो x1 y1 के 840 बटा 6 बराबर आ जाएगा x2 बटा 5 के। हल करते हैं, x2 का मान निकालना है, यह 840, ये 5 चला गया यहाँ पर, गुणा 5 बटे में क्या रखा है 6, कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे 3, यहाँ हो गया 4 2 0, और कट रहा है क्या, 3 से 3 एकम 3, 1 बचा 12 हो गया, 4 तिया 12 होता है और ये 0। तो x2 का मान कितना आ गया, 140 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, तो x2 बराबर 700 बोतलें। देखिए 6 घंटे में भर रहा था 840 बोतलें, तो 5 घंटे में कमी आनी चाहिए, और ये कितनी आई है 700। इसका मतलब 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएंगी। क्लियर हुआ प्रश्न चौथा, समझ में आ गया अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुणा आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। पहले इतना प्रश्न हल करते हैं। देखिए हल, ये क्या है बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप से देखा हमने इसको, 50,000 गुना इसको आवर्धित किया, तब हमको तो वो कितनी लंबाई का दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का वह दिख रहा है। तो इसमें पूछा है कि उसकी वास्तविक लंबाई क्या है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 50,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की लंबाई, बैक्टीरिया की लंबाई कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। अब 50,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की लंबाई आ रही है 5 सेंटीमीटर। एक गुना ही आवर्धित करें तो अब क्या होगा, चूंकि ये है इसलिए एक गुना मतलब किया ही नहीं कुछ, तो एक गुना आवर्धित करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, इस 5 बटा में आ जाएगा 50,000, एक एक ही नियम से कर रहे हैं, बटे में आ गया 50,000। तो देखिए 5 से कट गया, ये नीचे कितनी है, एक के बाद कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, तो क्या लिख सकते हैं 10 की घात 4, और 4 प्लस के नीचे हैं वो ऊपर आके हो जाते हैं माइनस के 4, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -4 सेंटीमीटर। देखिए 1/10 है, तो 10 की घात 1 है, वो ऊपर आके क्या हो जाती है 10 की घात -1। इसी प्रकार 1/10 की घात 2 है, तो ऊपर आके हो जाते हैं 10 की घात -2। तो वैसे ही क्या, यहाँ 1/10 की घात 4 है, वो ऊपर आके हो गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, इसलिए बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी आ गई, 10 की घात -4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। 50,000 गुना आवर्धित करने पे 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितनी होगी। तो जितना ज़्यादा आवर्धन करेंगे उतनी उसकी लंबाई बड़ी होती जाएगी दिखने में। क्लियर है। तो इसका मतलब जो आवर्धन है वह और जो उसकी लंबाई है वह क्या हो गई, सीधा समानुपात में होगी। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ खत्म हुआ। दूसरा है, माना आवर्धन बराबर x एवं बैक्टीरिया की लंबाई बराबर y, तब प्रश्नानुसार क्या टेबल बन जाएगी, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए ये x और ये y। क्लियर है। x आपने क्या लिया है, x को हमने माना है आवर्धन, तो 50,000 गुना आवर्धन किया है तो लंबाई कितनी आ रही है
5, तो 20,000 गुना आवर्धन करने पर लंबाई आपसे पूछी गई है, इसको मान लिया हमने y2। क्लियर है? आगे क्या लिखेंगे, x और y क्या है, सीधा समानुपात में है। क्लियर? तो देखते हैं आगे। चूंकि x व y अनुक्रमानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। देखिए x1 और y1 कितना है, 50,000 और 5, 50,000 बटा 5, और y2 दिया है आपको, x2 दिया है 20,000 बटे y2 पूछा गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y2 निकाल लिया, ये चला गया गुणे में 20,000 के साथ, गुणा हो गया 5 का, और ये चला गया 50,000 भाग में। समझ में आया? यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये 4 0, ये 4 0, ये 5 और ये 5, तो y2 बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब 20,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की लंबाई कितनी दिखाई देगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न संख्या 5 अच्छे से समझ में आई। कैसे करना है, सबसे पहले उसकी वास्तविक लंबाई निकाल ली, जो कि आई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखते हैं कि आवर्धन जितना गुना बढ़ेगा उतनी ही उसकी लंबाई बढ़ेगी, मतलब ये सीधा समानुपात में है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 से, कि 20,000 गुना आवर्धन करने पर बैक्टीरिया की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या 5? तो हम आगे की वीडियो में मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।